नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के हालात पर पीएम चिंतित, सदन में बयान के लिए सरकार तैयार। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने साझा की अलग अलग देशों में भारतीय संस्कृति की झलक, कहा इसकी विश्व भर में गूंज। आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान पर नहीं रहा चीन को भरोसा, अब लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद पहुंचे सेना प्रमुख। आगे खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने देर रात 15 PPS अफसर किए इधर से उधर, एक DSP का ट्रांसफर रुका। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि चक्रवात फेंगल को लेकर अलर्ट जारी, कई जिलों में हो रही बारिश, स्कूल बंद, नौसेना भी अलर्ट मोड पर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश के हालात पर पीएम चिंतित, सदन में बयान के लिए सरकार तैयार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से हालात तनावपूर्ण है। अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार चिंता जाहिर कर चुकी है। गुरुवार को इसी मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री ने पीएम को बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो मोदी सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर सदन में बयान देने को तैयार है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की थी। सरकार पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने चिन्मय दास की गिरफ्तारी और जमानत न दी जाने पर ऐतराज जता चुकी है। दरअसल 25 नवंबर को बांग्लादेश में ढाका एयरपोर्ट से इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अक्टूबर के अंत में हुई एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मंगलवार को कोर्ट ने जब उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया तो इस्कॉन समर्थकों की भीड़ कोर्ट के बाहर जुट गई और इस दौरान आरोप है कि भीड़ की हिंसा में एक सरकारी वकील की मौत हो गई। दोस्तों, बांग्लादेश के हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने साझा की अलग अलग देशों में भारतीय संस्कृति की झलक, कहा इसकी विश्व भर में है गूंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता एक वीडियो साझा किया। एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा कि पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति की गूंज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनको भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। विदेश में भारतीय संस्कृति की झलक देख प्रधानमंत्री ने कई बार खुशी जाहिर की है। गुरुवार को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व स्तर पर गूंजती है। मैं जहां भी जाता हूं मुझे हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाई देता है। ये बेहद खुशी की बात है। वीडियो में ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम गाते लोग, पोलैंड और मॉस्को में गरबा, कजान में ढोलीडा, भूटान में डांडिया रास, सिंगापुर में भारत नाट्यम और लाओस और ब्राजील में रामायण के आयोजन की झलक दिखाई गई। इसमें कलाकार भारतीय परिधानों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें भूटान के कलाकारों को प्रधानमंत्री के लिए लोकगीत गाते दिखाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर नहीं रहा चीन को भरोसा, अब लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद पहुंचे सेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बीते कुछ सालों से चीनी कर्मचारियों एवं नागरिकों को टारगेट करके कई आतंकवादी हमले हुए हैं। हाल ही में फिर से बलूचिस्तान और सिंध में चीनी नागरिकों को टारगेट करके हमले हुए हैं। यहाँ तक कि चीन भी अब इससे आगे जा चुका है और उसने पाकिस्तान से मांग की है कि हम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपनी फोर्स भी भेज सकते हैं। वहीं पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है और वो इसे चीन के साथ भरोसे की कमी के तौर पर देख रहा है। इस बीच चीन की सेना के प्रमुख जनरल झांग योशिया बुधवार को इस्लामाबाद पहुंच गए। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि योगी सरकार ने देर रात 15 PPS अफसर किए इधर से उधर, एक DSP का ट्रांसफर रुका। जी हां दोस्तों, यूपी में देर रात एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार देर रात 15 PPS अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि एक डिप्टी SP का पूर्व में किया गया तबादला निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चक्रवात फेंगल को लेकर अलर्ट जारी, कई जिलों में हो रही बारिश, स्कूल बंद, नौसेना भी अलर्ट मोड पर। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात फेंगल 1-2 दिन में तमिलनाडु तट पर पहुंच जाएगा। इस चक्रवात के पहुंचने से पहले ही चेंगलपेट समेत 5 जिलों में
भारी बारिश शुरू हो गई है। एहतियातन कई जिलों में बुधवार को स्कूल बंद रखे गए हैं। इतना ही नहीं, नौसेना भी अलर्ट मोड में है। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। ये अक्षांश 9.1 डिग्री N और देशांतर 82.1 डिग्री E के पास त्रिकोमली से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक ये श्रीलंका के तट के साथ उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और अगले 12 घंटे के दौरान एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके बाद ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा और 30 नवंबर की सुबह के आसपास एक गहरा दबाव के रूप में कराईकर और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार करेगा। इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। चेन्नई और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि डेल्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी के मन की बात ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। बोले, लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं, ये लोगों को फंसाने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, NCC दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दे पर बात की। पिछली बार की तरह PM मोदी ने कहा कि हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, ये खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है। 115वें एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप, रुको, सोचो और एक्शन लो, अपनाने की बात कही थी। PM ने NCC डे पर कहा कि जब हम NCC का नाम सुनते हैं, हमें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं खुद NCC कैडेट रह चुका हूं, इसीलिए मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि उससे मिले अनुभव मेरे लिए अमूल्य हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेबनान में युद्ध विराम से ठीक पहले इसराइल ने किया हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान, मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर किया तबाह। जी हाँ दोस्तों, इजरायली आर्मी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए बेहद अहम मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर पर बमबारी करते हुए उसे तबाह कर दिया है। IDF का दावा है कि उसने युद्ध विराम शुरू होने से ठीक पहले लेबनान में इस हमले को अंजाम दिया। दोस्तों, IDF प्रवक्ता डैनियल हगरी ने बताया कि ये मिसाइल सेंटर बेका घाटी में था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रवांडा से भारत लाया गया लश्कर का खतरनाक आतंकी, इंटरपोल के साथ मिलकर CBI और NIA की बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इंटरपोल के साथ मिलकर CBI और NIA ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक सदस्य का प्रत्यर्पण कराने में कामयाबी हासिल की है। आतंकी को रवांडा से भारत लाया गया है। बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों की वजह से उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। दोस्तों, प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सदस्य सलमान रहमान खान ने बेंगलुरु में 2023 में आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की सप्लाई की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश में यूनिस सरकार को चला रहे जमात इस्लामी के कट्टरपंथी आतंकियों की फैक्ट्री वाले मुस्लिम ब्रदरहुड से करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के रहते देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले यूं ही नहीं हो रहे हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगस्त में शेख हसीना को हिंसक आंदोलन करने वाला संगठन जमात इस्लामी अभिन्न अंग है। जमात इस्लामी वही संगठन है जो वैचारिक रूप से मिस्र के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के बेहद करीब है। जमात इस्लामी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी नज़दीकी है। हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जमात इस्लामी के वर्तमान नेतृत्व ने मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। इस दौरान ये मुस्लिम ब्रदरहुड के संपर्क में रहा है। मिस्र का मौजूदा अब्देल फतह अल सीसी शासन मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ बेहद ही सख्त रहा है। जमात के कुछ अन्य नेताओं ने तुर्की में भी समय बिताया और मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव में रहे हैं। जमात इस्लामी अब बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों को बंद करने की धमकी दे रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब समंदर से ही दुश्मन का होगा खात्मा, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का INS अरीघाट से सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम
बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने परमाणु सक्षम 3500 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को INS अरिघाट पनडुब्बी से लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल की गई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट से 3500 किलोमीटर की क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों के अनुसार परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद संबंधित अधिकारी शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को जानकारी देंगे। यह परीक्षण देश की दूसरी हमलावर क्षमता को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल इससे भारत को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता मिल जाती है, जिसका मतलब है कि अगर जमीन की स्थिति ठीक नहीं है तो समंदर से ही सबमरीन की मदद से हमला किया जा सकता है। बता दें कि भारत का नियम है कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होगा तो वो छोड़ेगा भी नहीं। इस मिसाइल की 4000 किलोमीटर की रेंज है, जो नौसेना के लिए बहुत ज़रूरी साबित होती है। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अगस्त में विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में पनडुब्बी को शामिल किया था। सूत्रों ने कहा कि मिसाइल के पूर्ण सीमा परीक्षण से पहले DRDO ने पानी के नीचे के प्लेटफॉर्मों से दागी जाने वाली मिसाइल के प्रक्षेपण के व्यापक परीक्षण किए थे। भारतीय नौसेना अब मिसाइल प्रणाली के और परीक्षण करने की योजना बना रही है। नौसेना के पास बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता वाली 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें INS अरिहंत और अरिघाट शामिल हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के एक तीर से 3 निशाने, चीन और कनाडा को जोरदार झटका, भारत को मिली खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद संभालते ही मैक्सिको व कनाडा से अमेरिका के बाजार में आने वाली सभी वस्तुओं पर 25% शुल्क लगेगा और चीन से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ट्रंप जनवरी के तीसरे सप्ताह में सत्ता संभालने वाले हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के कुल आयात में इन 3 देशों की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। चीन ने अमेरिका को पिछले वर्ष $448 अरब का, तो मैक्सिको ने $457 अरब का निर्यात किया, जबकि भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $437 अरब का रहा। भारत ने गत वित्त वर्ष में अमेरिका को $82 अरब का निर्यात किया था। आयात शुल्क लगने से अमेरिका के बाजार में चीन, मैक्सिको व कनाडा के उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग वहां कम हो सकती है। इससे भारत को इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, अपैरल, मशीनरी व खिलौने जैसे कई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पाद के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार ने शुक्रवार ने एक मिशन को दी मंजूरी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने को हरी झंडी। 2035 से पहले कमाल करेगा इसरो। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक कीर्तिमान रच रहे इसरो की नजरें अब शुक्र ग्रह पर हैं। पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचने वाला भारत ने शुक्रयान मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसे 2028 में लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत शुक्रयान 1 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें 5 मॉड्यूल होंगे। हम 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। भारत चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर रहा है। मिशन के तहत न केवल चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, बल्कि चंद्रमा से मिट्टी के नमूने भी धरती पर लाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत का सख्त रुख पूरी दुनिया के सामने रखा और कहा कि मैं देश का ये संकल्प दोहराता हूँ कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिनकी मृत्यु हुई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में सेना ने बदला पाला, सैनिकों के साथ जश्न मना रहे इमरान समर्थक, तख्ता पलट की आहट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने डेरा डाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के बिना इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया है। इसके बावजूद इमरान खान के हज़ारों समर्थक इस्लामाबाद के डी चौक में प्रवेश कर चुके हैं। इस दौरान हुई झड़पों में 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना को बुला लिया है। हालांकि कई सैनिकों को इमरान खान के समर्थकों के साथ गले मिलते भी देखा गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना आवाम के गुस्से को देखकर कभी भी पाला बदल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये रैली इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में निकाली जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सोमवार को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 6G की ओर कदम, 5G में बदलाव, भारत में 2030 तक नई डिजिटल क्रांति का आगाज। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी एरिक्सन ने हाल ही में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया फिलहाल 5G ऐसे यानी कि स्टैंड अलोन और 5G एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद 6G तकनीक टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी जो नेटवर्क को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी बताया गया है कि भारत में 6G का लॉन्च कब हो सकता है और 5G नेटवर्क में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। भारत में 5G का लॉन्च कब होगा? एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों में 6G टेक्नोलॉजी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। कंपनी का मानना है कि 6G 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल लेबनान युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत, कहा क्षेत्र में आएगी शांति और स्थिरता। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम हमेशा से तनातनी खत्म करने, संयम बरतने और बातचीत तथा राजनीतिक कूटनीति अपनाने पर बल देते रहे हैं। हमें लगता है कि इस घटनाक्रम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम बुधवार सुबह शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम इजराइल और लेबनान के बीच घोषित संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं। हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि इस घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वैश्वीकृत दुनिया में कहीं भी संघर्ष वास्तव में हर जगह समस्याएं पैदा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह के साथ बड़ी बैठक, पता चलेगा सीएम कौन, शिंदे या फडणवीस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम रेस पर सभी की नज़र है। इस समय ये काफ़ी दिलचस्प मोड़ भी ले चुकी है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि उन्हें तो बीजेपी का सीएम स्वीकार है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कल अमित शाह के साथ तीनों ही पार्टियों की दिल्ली में बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने तो साफ कह दिया है कि एनडीए जो फैसला लेगा उन्हें वो स्वीकार रहने वाला है। यहाँ तक कहा गया है कि उनकी तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन पेश नहीं की जाएगी। अभी तक के लिए ये बताने के लिए काफ़ी है कि राज्य में अब बीजेपी मुख्यमंत्री बन सकता है। खुद शिंदे ने भी कह दिया है कि उन्हें बीजेपी सीएम मंजूर है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि पूर्व सीएम द्वारा बीजेपी की 132 सीटों के सामने सरेंडर कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवाद का फन कुचलने के लिए पुलिस का बड़ा प्रहार, जैश और लश्कर से जुड़े 56 ठिकानों पर छापेमारी, कई गिरफ्तार। जी दोस्तों, जम्मू संभाग में सिर उठा रहे आतंकवाद के फन को कुचलने के लिए पुलिस ने बीते 48 घंटों में उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने इन 6 जिलों में सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क में शामिल तत्वों के 56 ठिकानों की तलाशी लेकर आतंकवाद की कमर में कील ठोक दी। इस कार्रवाई में आतंकियों के विभिन्न ओवरग्राउंड वर्कर्स और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज, बड़ी मात्रा में नकदी, हथियार व अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया है।
पुलिस ने यह अभियान बीते 2 वर्ष के दौरान राजौरी, पूंछ, रियासी, उधमपुर और किश्तवाड़ में हुए विभिन्न आतंकी हमलों और सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ के मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर चला रखा है। जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि इस अभियान के दौरान तलाशी के दौरान मिले साजो सामान और जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू संभाग में जो भी तत्व हिंसा फैलाने, आतंकियों की मदद करने, उनके नेटवर्क को तैयार करने में शामिल हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत अब तक जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 56 जगहों पर छापे मारे गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के मिसाइल से थर-थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान जैसे देश, जल्द हो सकता है परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत आज से लेकर 30 नवंबर के बीच में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसके लिए भारत ने NOTAM जारी कर दिया है, जिसमें 34 से 90 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूंछ में LOC के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना, सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद, जिन्हें आतंकवादी माना जा रहा है, उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पुलिसकर्मियों के साथ मेंढर सेक्टर में बेहरी राख जंगल और उसके आसपास के गांव को घेर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि कसबलारी, ब्रेला, हुंडई गली और मानकोट के आसपास के इलाकों में भी घेराबंदी और तलाशी अभियान चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक